हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो जनता राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय महाकाल। क्या बात है भाई, आवाज आ रही है क्या मेरी सबको? जल्दी जल्दी प्लीज मुझे बताएं, क्या मैं सभी को सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी सर, चार्ट देखना, चार्ट। यस जनता, क्या मेरी आवाज आ रही है क्या? फटाफट बताएं भाई सब लोग, क्या मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही है? क्या मैं ठीक से सबको सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, हाँ जी, यस। तो हम आ गए हैं हमारे चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लेक्चर नंबर 3 पर। राइट, हम आ गए हैं हमारे चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लेक्चर नंबर 3 पर। और आज तो हमने अपनी क्लास का टाइम भी ठीक रखा हुआ है, सो दैट आप लोगों को दिक्कत ना आए। राइट है ना जी, पक्का? ओके, तो ये चैट क्यों नहीं चल रही है, एक बार उसकी चेकिंग कर लेते हैं। चैट की चेकिंग कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, कुछ तो टेक इशू आ रहा है शायद। यस, हाँ जी सर, चैट देखना, चैट। रिफ्रेश करो एक बार। हाँ जी, यस, ऑल राइट, यस यस यस, अभी वॉइस ठीक है। हाँ, वॉइस का कर रहे हैं काम, वॉइस का काम सही आ रहा होगा। बाकी सब जी बढ़िया है सब। यस, ऑल राइट। तो यस, हमने सोचा यार बच्चे बड़ा परेशान हो जाते हैं, 2:15 तक क्लास आती है, फिर बच्चे परेशान होकर कहते हैं सर एनर्जी नहीं है। तो अब से हमारी क्लास बिल्कुल इसी टाइम पे हमेशा के लिए हुआ करेगी। राइट, अब हम लोग प्रॉपरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी को पूरा करेंगे। सही है भाई, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो धतूरा गैंग ऑल सेट, शुरू करें आज की सभा को। जल्दी मुझे ये बताओ, पिछली क्लास अच्छे से क्लियर है क्या? यस, पिछली क्लास अच्छे से क्लियर है क्या? कोई डाउट वहां पे? हमने पूरी आवर्त सारणी को ढंग से पढ़ा था। हमने बात करी थी कि मोजले ने आके नई आवर्त सारणी कैसे दी। ठीक है, जब नई आवर्त सारणी की बात आई तो उसमें कितने वर्ग थे, उसमें कितने आवर्त थे, सारी बातें हो गई थी। जब वो सारी बातें भी हमने कर ली थी तो हमने तत्वों का विभाजन किया था एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड के अंदर। जब हमने 4 खंडों में तत्वों को बांटा था तो उसके बाद में हमने एस और पी खंड के तत्वों से मुलाकात करी थी और हमने आवर्त सारणी को याद करने की कोशिश करी थी। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं भाई लोग, ध्यान से देखना जरा। आज की क्लास में हमारा बड़ा बेसिक सा प्लान है। आज की क्लास में पहले तत्वों से मिलेंगे, हम बोलेंगे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। पहले हम तत्वों से मिलते हैं, उनके विन्यास देखते हैं। जब हम उनके तत्वों से मिल लेंगे, उनके विन्यास देख लेंगे, तब बेटा जी हम लोग आज पढ़ेंगे आईयूपीएसी नामकरण। तब हम लोग आज पढ़ेंगे आईयूपीएसी नामकरण, जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा है। और उसके बाद हम करेंगे आज बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो एग्जाम में आते हैं। राइट, हमने अभी तक क्या किया है, सिर्फ माहौल बनाना सीखा है। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, क्वेश्चंस की वैरायटी बढ़ती जाएगी और हम अलग अलग क्वेश्चंस को डील करते जाएंगे। ठीक है जी, तो पहले मैं एक पोल स्टार्ट करता हूं, जिसके अंदर आप लोग मुझे यह बताएंगे जो हमारा हर क्लास का सबसे पहला बात होता है, एंड दैट इज हाउस द जोश। यस, तो जल्दी बता दे भाई, क्या सीन है क्लास का? हाँ भाई, आई कैन अंडरस्टैंड, आप सब पुनीत सर को बहुत मिस कर रहे होंगे, क्योंकि जब किसी सर के साथ में, किसी टीचर के साथ में इतना टाइम आपका लगता है तो ऑब्वियसली टीचर की याद आना बनता है। आई एम श्योर आप लोग पुनीत सर को मिस कर रहे होंगे, बट बेटा जी जीवन के अंदर कुछ भी परमानेंट नहीं है ना, जो आया है वो जाएगा ही। तो पुनीत सर ने अपना पोर्शन पढ़ा दिया है, अभी आप पुनीत सर को मिस कर रहे हैं। जब मेरा पोर्शन खत्म हो जाएगा तो आप लोग मुझे मिस करेंगे, बट किसी को भी मिस करने से आपका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। राइट, तो बी वेरी सेल्फिश
अपना पार्ट पढ़ें, टीचर की रिस्पेक्ट करें, टीचर्स आपसे कनेक्टेड रहते ही हैं हर वक्त, ठीक है। अपना पार्ट अच्छे से पढ़ें, अपना पार्ट अच्छे से तैयार करें, सिलेक्शन ले, और मजा जब आएगा जब जिन जिन टीचर को आप मिलने आ रहे हो उन सभी टीचर से आप सिलेक्शन पार्टी पे मिलेंगे, ठीक है। जिन जिन टीचर को आप मिस कर रहे हो उन सबसे मिलने आएंगे और यहां पे आके अच्छे से बातचीत कर पाएंगे, राइट। तब जितना मिस कर रहे हो वो सारा पूरा हो जाएगा, अपन पार्टी करेंगे बढ़िया से, सही है। पुनीत सर भी होंगे, मैं भी होऊंगा और बाकी टीचर्स भी होंगे, सब मिलके बिल्कुल जबरदस्त पार्टी करेंगे, है ना, फट्टे चक देंगे, राइट। चलिए शुरू करेंगे क्या, आगे बढ़ेंगे क्या? आइए जी स्टार्ट करते हैं क्लास को बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ। देखिए जरा जोश का क्या सीन है, तो 96.9% बच्चे कह रहे हैं जोश बिल्कुल हाई है, राइट, बढ़िया। चलो ओके, बहुत सही। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चैट को कर देंगे हम ऑफ। हमने बेटा पिछली क्लास में क्या पढ़ा था वहीं से मैं आज की क्लास शुरू करूंगा। हम लोग आवर्त सारणी के अलग अलग वर्गों से, तत्वों से मिल रहे थे। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने आपकी वर्ग नंबर 1 से मुलाकात करवा दी थी, है ना, मैंने आपकी वर्ग नंबर 2 से मुलाकात करवा दी थी और इनको मैंने एस खंड कह दिया था, राइट, या एस ब्लॉक कह दिया था। फिर मैंने पी ब्लॉक से मुलाकात शुरू करी थी और जब पी ब्लॉक की मुलाकात की बात थी तो वर्ग नंबर 13, वर्ग नंबर 14 और वर्ग नंबर 15 से हमारी मुलाकात हो गई थी। आज हमें ये बची हुई पीरियोडिक टेबल याद करने की कोशिश करनी है। कैसे याद करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं पी ब्लॉक निपटाता हूं। अगर मैं पी ब्लॉक निपटाता हूं तो याद करिए 13th वाले का विन्यास होता था NH2NP1, 14th वाले का विन्यास होता था NH2NP2, 15th वाले का विन्यास होता था NH2NP3, राइट। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो N है ये या तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से संयोजी कोश वाले कोश की संख्या है या फिर आप आवर्त की संख्या भी बोल सकते हो। जिस आवर्त में आपका तत्व है वही आवर्त संख्या आपकी N होती है ना। तो हमने हर किसी का विन्यास निकालना सीखा था। आज हम ऑक्सीजन और उसके आगे की बातें करते हैं। तो अगर हम पी ब्लॉक का डिस्कशन आज कंटिन्यू कर रहे हैं पिछली क्लास से, अगर हम पी ब्लॉक का डिस्कशन आज कंटिन्यू कर रहे हैं पिछली क्लास से, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हम बोलते हैं ऑक्सीजन का परिवार, ये है वर्ग नंबर 16, ये है वर्ग नंबर 16 और इनका विन्यास है NH2NP4, ठीक है। ऑक्सीजन आपका आता है दूसरे आवर्त में, सल्फर आता है तीसरे आवर्त में, सेलेनियम आता है चौथे आवर्त में, टेल्यूरियम आता है 5वें आवर्त में और पोलोनियम आता है 6ठे आवर्त में। ये मेरे पास में संयोजी कोश का विन्यास है, ये मेरे पास में सारे तत्व हैं, ये इनके आवर्त है। अगर हम यहां पे बात करते हैं इनके विन्यास के लिए, अगर हम यहां पे बात करते हैं इनके विन्यास के लिए, तो क्या विन्यास होगा दोस्त? देखो तुम्हें तरीका पता है, NH2NP4 है ना। अब जो आवर्त है वो N की जगह पे रख दो, सबके विन्यास आ जाएंगे। जैसे कि हमने बोला ऑक्सीजन के लिए अगर हम बात करेंगे तो वैल्यू आएगी 2H2 2P4। सल्फर के लिए अगर बात करेंगे तो वैल्यू आएगी 3H2 3P4। सेलेनियम के लिए अगर बात करेंगे तो वैल्यू आएगी 4H2 4P4। अगर टेल्यूरियम के लिए बात करेंगे तो वैल्यू आएगी 5H2 5P4। अगर पोलोनियम के लिए बात करेंगे तो वैल्यू आएगी 6H2 6P4। बेटा मुझे एक बात बताना, विन्यास तो तुमने लिख लिया, क्या तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन। बात सही है क्या? बात समझ आ रही है क्या? संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। NH2NP4 टोटल S के 2 और P के 4 मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर ये हो गया तो इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? ध्यान से समझिएगा। इसे याद करने की ट्रिक होगी ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब तुम बोलोगे भैया मास्टर होके टीपने की बातें कर रहा है, बट भाई देखो हमें मतलब है तुम्हें चीज समझ आनी चाहिए, उसके लिए हमें कुछ भी करवाना पड़े चाहे, ठीक है। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, हम ये नहीं कह रहे पेपर में टीपो, पर याद करने की ट्रिक में तो टीपो।
राइट। सो ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड मतलब ऑक्सीजन, स्टाइल मतलब सल्फर, से मतलब सेलेनियम, टी मतलब टेल्यूरियम, पो मतलब पोलोनियम। ये जो पोलोनियम है ना, पोलोनियम भैया ये है रेडियोधर्मी। अब रेडियोधर्मी आप जानते होंगे, रेडियोधर्मी वो होते हैं जो अल्फा बीटा कण एमिट करते हैं, ठीक है। तो पोलोनियम होता है रेडियोधर्मी। क्लियर है? तो ये हो गई हमारा वर्ग नंबर 16। और वर्ग नंबर 16 का पहला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की वजह से इसका नाम होता है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन की वजह से इसका नाम होता है ऑक्सीजन फैमिली की। भैया जो सबसे पहला तत्व है हम उसी के नाम पे उस परिवार का नाम याद रख देते हैं, उस वर्ग का नाम बता देते हैं। सही है जी, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आया तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं तुरंत चलता हूं वर्ग नंबर 17 की तरफ। बिना टाइम वेस्ट करे मैं तुरंत चलता हूं वर्ग नंबर 17 की तरफ, जो विन्यास होगा NH2NP5। NH2NP5। अगर NH2NP5 है तो बेटा जी यहां पे तत्व कौन कौन से होंगे? हम बोलेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। अगर मेरे पास में ये तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, तो बेटा जी आप देखिए संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हो संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। S के 2 और P के 5। संयोजी कोश में है 7 इलेक्ट्रॉन। अगर हमने फ्लोरीन की बात करी तो फ्लोरीन का विन्यास हो गया 2s2 2p5। अगर मैंने क्लोरीन की बात करी तो क्लोरीन का संयोजी विन्यास हो गया 3s2 3p5। अगर मैंने ब्रोमीन की बात करी तो ये हो जाएगा 4s2 4p5। अगर मैंने आयोडीन की बात करी तो ये हो जाएगा 5s2 5p5। और अगर मैंने एस्टेटाइन की बात करी तो ये हो जाएगा 6s2 6p5। देख रहे हो क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, हर तत्व का संयोजी विन्यास आपके पास है क्योंकि आवर्त संख्या आपके पास थी। और इसको याद करने की ट्रिक तो और जबरदस्त है, इसको याद करने की ट्रिक तो और जबरदस्त है। कल बच्चों का डाउट था कि हमको परमाणु क्रमांक भी याद करने हैं, वो भी सिखाएंगे, चिंता मत करना, भूला नहीं हूं मैं। पर पहले तत्व याद कर लेते हैं। तो इसे याद करने की ट्रिक क्या है भैया? फिर कल बाहर आई आंटी। आए हाय बच्चे, भैया बच्चे कह रहे सर मजे आ गए। फिर कल बाहर आई आंटी। तो भैया अगर फिर कल बाहर आई आंटी, कुछ बच्चे याद करते हैं फिर कल बाहर आई आरती, तो हमने सोचा आरती सबकी जिंदगी में हो ना हो, पर आंटी तो सभी के आसपास होती हैं। तो फिर कल बाहर आई आंटी। ग्रुप नंबर 17, संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्लोरीन फैमिली नहीं कहेंगे इसको, इसको फ्लोरीन फैमिली कह सकते हैं, बट इसका जो ज्यादा प्रचलित नाम है मैं आपको वो बताता हूं। इसका ज्यादा प्रचलित नाम है हैलोजन फैमिली। हैलोजन का मतलब होता है जो लवण बनाते हैं, और इनके लवण होते हैं जिन्हें कहा जाता है हैलाइड, तो इन्हें कहते हैं हैलोजन फैमिली। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। और जैसे पोलोनियम रेडियोधर्मी था वैसे यहां पे एस्टेटाइन भी रेडियोधर्मी है दोस्त, है ना। जैसे यहां पे पोलोनियम रेडियोधर्मी था वैसे यहां पे एस्टेटाइन भी रेडियोधर्मी है। सही है जी, बहुत अच्छी बात है। अगर यह भी समझ में आ गया तो आइए चलें आखिरी वर्ग की तरफ। पी ब्लॉक का आखिरी वर्ग, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, पर उससे एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आएगी। वर्ग नंबर 18, इसे कहते हैं NH2NP6। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और आप 10वीं क्लास से पढ़ के आए हैं 8 इलेक्ट्रॉन का हो जाना तो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि इसे तो अष्टक कहा जाता है। हर तत्व अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने की जद्दोजहद में ही तो लगा रहता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन एक स्थायी विन्यास माना जाता है। स्थायी क्यों माना जाता है? क्योंकि वो वर्ग नंबर 18 की गैसों का है, अक्रिय गैसों का है। ये इतनी ज्यादा स्थायी है कि ये क्रिया करती ही नहीं है। ऑल्दो आजकल कुछ कुछ गैसें थोड़ी बहुत क्रिया करने लग गई हैं, बट अधिकतम तौर पे ये कभी भी क्रिया करती ही नहीं है। कौन होता है इसके अंदर? तो भैया जी ये शुरू होता है हीलियम से। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन,
जिनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। और जैसा कि मैं हर जगह बोलता हूं, यहां पे पोलोनियम रेडियोधर्मी था ऑक्सीजन परिवार में, एस्टेटाइन आखिरी मेंबर रेडियोधर्मी था हैलोजन परिवार में, रेडॉन रेडियोधर्मी है वहां पे। रेडॉन के नीचे भी अब आने लग गया है ऑर्गेनेसॉन, इनके नीचे भी और तत्व आते हैं, बट उनको हम इतना पढ़ते नहीं है, अभी उनकी इतनी जरूरत नहीं है। सही है, इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, इन्हें तो आप सीधा ही ध्यान रखेंगे। इसका नाम है भाई हीलियम, इसका नाम है नियॉन, इसका नाम है आर्गन, इसका नाम है क्रिप्टन, इसका नाम है जिनॉन, इसका नाम है रेडॉन। मुझे आपको जो इंपॉर्टेंट बात सिखानी है, इनका विन्यास भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मुझे आपको इंपॉर्टेंट बात समझानी है, इनका परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए, बहुत काम आने वाला है। पहले इनके वो समझ लो, विन्यास समझ लो। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, तो इसका विन्यास होता है 1s2। इसका विन्यास खाली 1s2 होता है, इसमें कोई पी उपकोष नहीं होता। तो हीलियम को पी ब्लॉक का तत्व हम खास मानते भी नहीं है, नियॉन और उसके नीचे से बात करते हैं। ठीक है, अगर हम नियॉन की बात करें, परमाणु क्रमांक होता है 10, विन्यास होता है 2s2 2p6। ठीक है, अगर हम आर्गन की बात करें, परमाणु क्रमांक होता है 18, विन्यास होता है 3s2 3p6। अगर हम क्रिप्टन की बात करें, परमाणु क्रमांक होता है 36, विन्यास होता है 4s2 4p6। अगर हम जीनॉन की बात करें, परमाणु क्रमांक होता है 54, विन्यास होता है 5s2 5p6। अगर हम रेडॉन की बात करें, परमाणु क्रमांक होता है 86 और विन्यास होता है 6s2 6p6। देखिएगा ध्यान से, विन्यास लिखना उतना मुश्किल नहीं था, आप लिख सकते थे। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको सुनो ध्यान से। हमने बोला हीलियम के लिए परमाणु क्रमांक है 2, नियॉन के लिए परमाणु क्रमांक है 10, आर्गन के लिए परमाणु क्रमांक है 18, क्रिप्टन के लिए परमाणु क्रमांक है 36, जीनॉन के लिए परमाणु क्रमांक है 54 और रेडॉन के लिए परमाणु क्रमांक है 86। अगर इस तरीके का सेटअप है मेरे पास, तो हम बोलेंगे यहां पे ये देखो कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन का अंतर आ रहा है, और जो अंतर यहां आ रहा है वही अंतर हर जगह होगा। इस तरह से तुम्हें परमाणु क्रमांक भी याद हो जाएंगे। ध्यान से देखना, हीलियम से नियॉन आए 8 इलेक्ट्रॉन का अंतर आया, नियॉन से आर्गन गए 8 इलेक्ट्रॉन का अंतर आया, आर्गन से क्रिप्टन गए 18 का अंतर आया, क्रिप्टन से जीनॉन गए 18 का अंतर आया, जीनॉन से रेडॉन गए 32 का अंतर आया, और रेडॉन के नीचे जो होता है ना ऑर्गेनेसॉन 118 वाला, वहां भी 32 का अंतर आता है। तो अगर आप ये अंतर ध्यान रखें, 8 8 18 18 32 32, हर चीज दो बार रिपीट हो रही है, सिंपल सी बात है। 8 8 18 18 32 32, तुम किसी का भी परमाणु क्रमांक याद कर सकते हो। देखो मैं सिखाता हूं। हीलियम तो ऊपर होता है, फ्लोरीन वाले आवर्त में कौन होता है? नियॉन होता है। फ्लोरीन वाले आवर्त में अगर नियॉन है तो याद करो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक, बस इतना सबको पता होता है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्त? 9। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है भाई? 9। अगर फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है तो नियॉन की सीध में होता है फ्लोरीन, क्योंकि अगला नियॉन है। तो अब यही गैप जो 8 के नीचे चला है, क्या चला है? 18 18 32। अगर ये ध्यान रखोगे सबका काम चल जाएगा। ध्यान से देखना, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, नियॉन के बाद आर्गन, कितना गैप आया? 8 का। तो यहां कितना हो जाएगा परमाणु क्रमांक? 9 में 8 प्लस कर दो, ठीक है। अब 8 के बाद में अगला आना चाहिए 18 वाला, तो 17 में अगर ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 35। सही है, 35 के आगे कौन आना चाहिए अगला? 18 वाला। तो अगर इसमें 18 ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ? ये क्या बन जाएगा? 53। और अगर उसमें 32 ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 85। ध्यान से देख लो, कोई भी दिक्कत है तो बता दो। सही है, ध्यान से देख लो, कोई भी दिक्कत है तो बता दो। शुरुआत वाला 8 हम इसलिए काम नहीं ले रहे क्योंकि हीलियम तो बहुत ऊपर है, बाकी सब तो एक ही आवर्त के हैं। तो अगर फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक पता हो और ये सीक्वेंस पता हो तो कोई भी परमाणु क्रमांक आप बता सकते हो, आपको गलती करनी ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, गलती करनी ही नहीं पड़ेगी। देखो मैं यहां सिखाता हूं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। अब तुमको पता है 8 के बाद में अगला क्या लेना है भाई? 8 का ही लेना है। अगर अगला भी 8 का लेना है तो हो गया 16।
16 के बाद क्या लेना है? 18 का लेना है, तो ये हो गया 34। 34 के बाद अगला क्या लेना है? फिर से 18 का लेना है, तो ये हो गया 52। और 52 के बाद में क्या लेना है? 32 का लेना है, तो ये हो गया भाई 84। देखो ये 84, ये 85 और वो हो जाएगा 86, है ना। यहां देखो ये 52, ये 53 और वो हो गया 54। यहां देखो ये 34, ये 35 और क्रिप्टन हो गया 36। ठीक है, तो इस तरीके से तुम अगर ये सीक्वेंस याद कर लो तो हम किसी भी परमाणु क्रमांक को बता सकते हैं। और ये जो सीक्वेंस होता है 8 8 18 18 32 32 वाला, इस सीक्वेंस को कहते हैं मैजिक नंबर। ये जादू के नंबर है, इससे तुम्हें किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक पता चल सकता है। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक पता चल सकता है। और सिर्फ परमाणु क्रमांक नहीं, तुम्हें वर्ग संख्या, आवर्त संख्या, कुछ भी पता चल सकता है। अगर तुम्हें सिर्फ ये अक्रिय गैस, इसको क्या कहते हैं? नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। हम वर्ग नंबर 18 को क्या नाम देते हैं? ध्यान से देखिएगा, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस या फिर अक्रिय गैसें। राइट, या हम इसको हटा दें, अगर अगले पेज पे लिख देंगे, यहां लिख देते हैं अक्रिय गैस। सही है भाई, समझ में आई क्या बात? बहुत अच्छी बात है। तो देखो ध्यान से, वर्ग नंबर 18 जो है ना वो बड़े काम की चीज है, ये हमको बहुत सारी जानकारी देता है। तो हम इसको ढंग से लिख देते हैं यहां पे, सुनिएगा ध्यान से। हमने बोला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेसॉन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, परमाणु क्रमांक 2, परमाणु क्रमांक 10, परमाणु क्रमांक 18, परमाणु क्रमांक 36, परमाणु क्रमांक 54, परमाणु क्रमांक 86, परमाणु क्रमांक 118। अब आपको इन गैप्स को देखना है बड़े डिटेल में। तो ये है 8, ये है 8, ये है 18, ये है कितना? 18, ये है 32 और ये भी है 32। तो ये जो 8 8 18 18 32 32 है, हम इन्हें क्या कहते हैं? ये है हमारे मैजिक नंबर्स। ये क्या है? हमारे मैजिक नंबर्स। अगर इनको पता है आपको, तो आप किसी भी तत्व की बात कर सकते हो। आप किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक की बात कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। मैंने आपको बोला कि मुझे बताओ रुबिडियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा। मैंने आपको बोला रुबिडियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो सबसे पहले दिमाग में जो आना चाहिए वो ये है कि रुबिडियम होता कहां है। तो लीना की रब से फरियाद, रुबिडियम होता है एस ब्लॉक में, पहले वर्ग में। इतनी बात तो आनी चाहिए अगर पीरियोडिक टेबल याद करी है तो। ठीक है, तो अगर वो बात समझ में आई तो सबसे पहले क्या करो, ऐसे लिख दो। हाइड्रोजन होता है सबसे ऊपर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो आपको यह समझ में आ गया इस तरीके से कि ये रहा रुबिडियम। आपको बताना है इसका परमाणु क्रमांक। कुछ नहीं करना दोस्त, इसकी सीध में क्या ले आओ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। अभी लिख लो एक बार सीध में, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो याद रहने लग जाएगा। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि यहां से यहां अगर आओगे, यहां से यहां अगर आओगे तो हाइड्रोजन है 1, ठीक है, हाइड्रोजन है 1, हाइड्रोजन के सामने लिथियम था, हाइड्रोजन के बाद में लिथियम आ गया यहां पे, परमाणु क्रमांक 3। हाइड्रोजन के बाद में कौन आ गया यहां पे, लिथियम। सुनिएगा ध्यान से, ये है 3। अब इसके आगे 8, फिर इसके आगे क्या चलेगा भाई, इसके आगे क्या चलेगा बताओ वापस से, 8, फिर क्या चलेगा 18, फिर क्या चलेगा 18, और फिर आपके पास में कौन आ जाएगा, फिर आपके पास में कौन आ जाएगा 32। इस तरीके से सीन चलता है ना। फ्रांशियम तक क्या हो जाएगा 32, और फिर उसके नीचे अगर कोई आता है तो फिर से उसमें 32 ऐड कर देंगे और हमें परमाणु क्रमांक पता चल जाएगा।
तो सुनिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन से लिथियम तक आ गए, लिथियम के बाद में 8 का गैप लगाया 11, फिर 8 का गैप लगाया 19, फिर 18 को ऐड किया 37, फिर 18 को ऐड किया 55, फिर 32 को ऐड किया, क्या बन गया 87। ठीक है 87, और 87 के नीचे कोई आने वाला है तो वो हो जाएगा 119। आइए इसको मैच करते हैं, आइए इसको मैच करते हैं। प्लीज देखें ध्यान से, प्लीज देखें ध्यान से। रुबिडियम 37, सीजियम 55, फ्रांशियम 87, यही तो हमने करने की कोशिश करी है। देखो ध्यान से, तो तुम्हें किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक आसानी से पता चल सकता है अगर आपको मैजिक नंबर्स वाला डेटा पता है। अगर आपको मैजिक नंबर्स वाला डेटा पता है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, बस तुम्हें उसकी आवर्त सारणी में पोजीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर में मैं कुछ ऐसा बताऊंगा कि पोजीशन ना पता हो तब भी तुम काम कर सकते हो, बट अभी तक जो सीखा है उसके हिसाब से पोजीशन तो पता होनी चाहिए। बताओ भाई, समझ में आया क्या यहां तक जीवन? यस, यहां तक जीवन थोड़ा आसान लगा क्या? यस, यहां तक जीवन थोड़ा समझ में आया क्या? हाँ भाई, यस। हीना नीना करीना, जिसको जो करना है भाई, हीना नीना टीना करीना अपने घर जाके करे। हम तो उसमें कोई ट्रिक नहीं बताएंगे क्योंकि हमको तो उसमें मैजिक नंबर सिखाना था। सही है, हमें तो मैजिक नंबर सिखाना था, तो हमने मैजिक नंबर के हिसाब से बात कर ली। ठीक है, बाकी जिसको हीना नीना टीना करीना मीना जो याद करना है आप वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जाजू सर का जादुई नंबर है, मैजिक नंबर, इसे लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। बिल्कुल कोई सवाल गलत नहीं होगा। एंड तुम्हें हैरानी होगी ये जान के कि बेटा इस तरीके के बहुत सवाल आ रहे हैं आजकल। जैसे सवाल पता है क्या आता है? सवाल आ गया, फ्रांशियम के नीचे यदि कोई नया तत्व खोजा जाए तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? वर्ग 1 में फ्रांशियम के नीचे अगर कोई नया तत्व खोजा जाए तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो अगर आपको यह सीक्वेंस पता है तो आप फट से बता सकते हो कि 119 नंबर वाला जो तत्व होगा वो आएगा फ्रांशियम के नीचे, क्योंकि 32 ऐड करेंगे और यही बनेगा। तो जो भी नया तत्व आएगा उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? 119। सही है, जो भी नया तत्व आएगा उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? 119। 119 के नीचे क्या होगा उस पर अभी बात करने की जरूरत है नहीं, पर हां यहां तक की बातें अच्छे से क्लियर हैं। बताओ भैया, समझ में आ रही है क्या बात? समझ में आ रही है क्या बात? क्लियर है क्या? हां भाई, क्लियर है क्या? फ्लोरीन फैमिली में ट्रिक लग तो गया। योगेंद्र यादव तुम्हारे सामने तो लगाया है ट्रिक, देखो ना, 8 18 18 32 लगाया तो है ट्रिक, क्या दिक्कत है? राइट, कोई दिक्कत नहीं है? पक्का जी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हां जी, सही है, 8 18 18 32 यही तो करना था। ठीक है ना, बढ़िया है। ओके ओके, 32 के बाद क्या होगा? गुड क्वेश्चन, जब आएगा जब देखेंगे दोस्त, अभी से क्यों सोचना है ना। 32 के बाद जब आएगा, जब का जब देखेंगे, सारी चीज अभी देख लेंगे तो तब क्या देखेंगे? राइट, तो कुछ तुम्हारे बच्चों के लिए भी छोड़ दो, तुम्हारे तो इतना ही काम आएगा। अगर तुम्हारे बच्चे किसी जमाने में वापस से जेई करने आए तो फिर उनको 32 के आगे पढ़ा देंगे। ठीक है, क्लियर है? पर हां, ये मैजिक नंबर वाली चीज हमने एस और पी में लगा दी है, अब आगे क्या होगा उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चिन टपाक डमडम शुरू करेंगे हम आगे का पार्ट, जिसका नाम है डी ब्लॉक, जिसका नाम है डी ब्लॉक। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए आइए आइए स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट हम बातचीत करने जा रहे हैं डी ब्लॉक की। पी ब्लॉक से हमारी दोस्ती हो चुकी है, एस ब्लॉक से हमारी दोस्ती हो चुकी है, पी ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के लिए हमने लॉजिक लगा दिया है। अब हम चलते हैं डी ब्लॉक की तरफ। तो मेरे भाइयों बहनों ध्यान से सुनिएगा, डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है? मैंने ना आपको आवर्त सारणी में यह सिखाया था कि वर्ग नंबर 3 से लेके 12 तक, वर्ग नंबर 3 से लेके 12 तक आपका क्या होता है? डी ब्लॉक होता है। वर्ग संख्या 3 से लेके 12 तक आपका क्या होता है दोस्त? डी ब्लॉक होता है। तो अब सर जैसे वर्ग 1 याद किया, वर्ग 2 याद किया, वर्ग 13 से 18 याद करे, क्या वैसे ही 3 4 5 6 7 8 12 तक याद कराओगे क्या? नहीं भाई, डी ब्लॉक को वर्ग के आधार पे याद नहीं किया जाता,
डी ब्लॉक को आवर्त में याद किया जाता है। कैसे आवर्त में याद किया जाता है, ध्यान से सुनना। हम बोलते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, सबसे पहले इनकी आवर्त संख्या क्या होती है, ये कहां से शुरू होते हैं, तो उसके लिए हमें डी ब्लॉक का संयोजी कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गौर से देखना होगा। हमें डी ब्लॉक का संयोजी कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गौर से देखना होगा। आपको यह याद होगा कि क्वांटम संख्या के अनुसार हमको यह पता है 1D होता है क्या, नहीं होता। 2D होता है क्या, नहीं होता। शुरुआत D की कहां से होती है, 3D से। यह बात हमने करी हुई है। 1D भी नहीं होता, 2D भी नहीं होता, ठीक है। शुरुआत हमने D की कहां से करी है, 3D से। कुछ बच्चे कहेंगे सर 2D क्यों नहीं होता, क्योंकि बेटा 2D के केस में मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है और दिगंशी क्वांटम संख्या का मान क्या है, 0 है क्या। अरे नहीं सर, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान भी 2 होगा, क्योंकि D के लिए L का मान 2 होता है। और हमें यह बात अच्छे से पता है कि L का मान तो 0 से n-1 तक ही होना चाहिए। मतलब अगर n का मान 2 है तो L का मान 0 और 1 हो सकता है, 2 तो कतई नहीं हो सकता। अगर 2 कतई नहीं हो सकता तो इसका मतलब 2D का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। 3D से बातचीत शुरू होगी, क्योंकि n का मान 3 है तो L का मान 0, 1 और 2 हो सकता है, और 2 हो सकता है मतलब D हो सकता है। तो 1D नहीं हो सकता, 2D नहीं हो सकता, 3D होगा। अगर 3D होगा, आपको यह समझ में आ रहा है कि D ब्लॉक शुरू होगा 3D से, तो बेटा इसका मतलब n-1 का मान 3 होना चाहिए, यानी कि n का मान 4 होना चाहिए, यानी कि संयोजी कोश होगा चौथा। और जो संयोजी कोश होता है वही तो आवर्त होता है। जो संयोजी कोश होता है वही तो आवर्त होता है। इसका मतलब आपको यह समझ में आया कि डी ब्लॉक जो है उसकी शुरुआत कौन से आवर्त से होगी, 4th आवर्त से होगी। यह बात समझ में आई क्या, यह बात समझ में आई क्या कि डी ब्लॉक की शुरुआत कौन से आवर्त से होगी, 4थे आवर्त से होगी। तो आप देखें ध्यान से, आपको दिखेगा भी, हाइड्रोजन हीलियम वाला पहला आवर्त है, लिथियम से नियॉन वाला दूसरा आवर्त है, सोडियम से आर्गन वाला तीसरा आवर्त है, और पोटेशियम वाला चौथा आवर्त है। और डी ब्लॉक की शुरुआत कहां से हुई है, 4थे आवर्त से। तो हमें कुछ भी नहीं रटना, हम बिल्कुल दिमाग लगा के चीजों को समझेंगे, बिल्कुल तरीके से चीजों को समझेंगे, क्योंकि हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए जा रहे हैं। हमें अपनी वो स्थिति नहीं बनानी कि रट लिया सब कुछ, याद नहीं रहा अब कुछ, पेपर में आया 0, कैसे बनेंगे हीरो, है समझ रहे हो। तो हमें वो वाली स्थिति नहीं लगानी है। हमें यह समझ में आ रहा है कि 4थे आवर्त से डी ब्लॉक शुरू होगा, ठीक है, क्लियर है। 4थे में होगा, फिर 5वें, 6ठे, 7वें में होगा ही, क्योंकि आखिरी तक होता है। 7 आवर्त तो आपके कुल ही होते हैं, ये बात आप समझते हो। तो पहली बात मैंने आपको ये अच्छे से समझा दी है, पहली बात मैंने आपको ये समझा दी है कि डी ब्लॉक की शुरुआत 4th आवर्त से होगी और ये चलेगा 7th आवर्त तक। अच्छा ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। 4th से शुरू होगी, 7th तक चलेगा, अंत तक चलेगा, टोटल 7 ही आवर्त होते हैं। अब अगर 4थे आवर्त से शुरू होगी तो 4थे आवर्त के लिए n का मान 4 है, तो n-1 का मान 3 होगा। 5वें आवर्त के लिए n-1 का मान क्या होगा, 4 होगा। 6ठे आवर्त के लिए n-1 का मान क्या होगा, 5 होगा। और 7वें आवर्त के लिए n-1 का मान क्या होगा, 6 होगा। तो यानी कि मैं आपको बोलूं, आपका जो डी ब्लॉक है ये 4 श्रेणियों में आता है। 3D श्रेणी जो आपका 4था आवर्त है, 4D श्रेणी जो आपका 5वां आवर्त है, 5D श्रेणी जो आपका 6ठा आवर्त है, और 6D श्रेणी जो आपका 7वां आवर्त है। प्लीज ध्यान से देखें, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी, है ना, और 3D श्रेणी से तो शुरुआत ही है। आई गेस ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। 4था आवर्त, 5वां आवर्त, 6ठा आवर्त, 7वां आवर्त। बेसिकली डी ब्लॉक की ये बात है कि जो भी आवर्त संख्या होगी उससे एक कम वाला डी का कोश होगा, क्योंकि डी n-1 में डलता है ना। बहुत बढ़िया। अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो मैं आपको बताऊं इनमें तत्व कौन कौन से आते हैं।
तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। 3D श्रेणी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद भी करनी है। बाकियों के हमें पूरे पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहले और आखिरी याद होंगे काम चलेगा, पर 3D आपको पूरी याद करनी है। तो सुनिएगा ध्यान से, पहले आखिरी बताता हूं। 3D श्रेणी जो है ये शुरू होती है स्कैंडियम से, खत्म होती है जिंक पे। ठीक है, 3D श्रेणी जो है ये शुरू होती है स्कैंडियम पे, खत्म होती है जिंक पे। या आगे लिख देते हैं, यहां पे हम विन्यास लिखेंगे, थोड़ा साफ साफ चलते हैं। यहां हम बोल देते हैं Sc का मतलब होता है स्कैंडियम, पहला मेंबर है, परमाणु क्रमांक 21। ठीक है, और आखिरी मेंबर है 3D श्रेणी का जिंक, परमाणु क्रमांक 30। प्लीज देखें ध्यान से, प्लीज देखें ध्यान से। सही है, ओके जी। आगे सुनो, 4D श्रेणी जो है ये शुरू होती है इट्रियम से, खत्म होती है कैडमियम पे। ठीक है, शुरू होती है इट्रियम से, खत्म होती है कैडमियम पे। तो ध्यान से देखना, ये Y है, इसका नाम है इट्रियम, और CD का मान है कैडमियम। इनके परमाणु क्रमांक अभी तुम्हें बताऊंगा बड़े सुंदर तरीके से, तुम्हें याद हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लेना, बस मेरे साथ बने रहो, चीजें आसान बनाऊंगा मैं तुम्हारी। 5D श्रेणी का मान अगर याद करें कि कहां से कहां शुरू होती है 5D श्रेणी, तो ये बेटा शुरू होती है लैंथेनम से। लैंथेनॉइड अलग बात है, लैंथेनम अलग बात है। मैं ये कह रहा हूं कि ये श्रेणी शुरू होती है लैंथेनम से, और बेटा जी खत्म होती है मरकरी पे। शुरू होती है लैंथेनम से, खत्म होती है मरकरी पे। तो ध्यान से सुनिएगा, La का मतलब होता है लैंथेनम, और Hg का मतलब होता है मरकरी। और बेटा जी इसी तरीके से अगर हम 6D श्रेणी की बात करें तो शुरू होती है एक्टीनियम से, खत्म कहां होती है हम नहीं पढ़ रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि ये श्रेणी अपूर्ण श्रेणी है। 6D हमारे कोर्स में ज्यादा है नहीं, ये अभी तक इस पे काम चल रहा है, नए नए तत्व आते जा रहे हैं, तो हम इसको ज्यादा पढ़ते नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। हम बस पहला मेंबर देखेंगे AC, और AC का मतलब है एक्टीनियम। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, लैंथेनॉइड अलग बात है, लैंथेनम अलग बात है। फर्क आज समझ आएगा तुम्हें, अभी थोड़ी देर में समझ आने वाला है। इसी तरह एक्टिनॉइड अलग बात है, एक्टीनियम अलग बात है, फर्क समझ आएगा तुम्हें। हमें एसी की जरूरत बहुत महसूस हो रही है, गर्मी सी हो गई है कमरे में, एसी। यस, तो हम क्या बोलेंगे, अब हमारा काम है इन सभी के परमाणु क्रमांक पता करना। सर रटने पड़ेंगे क्या? अरे नहीं लाला, जाजू सर के होते हुए रटना ज्यादा से ज्यादा इग्नोर किया जाएगा। जहां कोई ऑप्शन नहीं होगा मैं कहूंगा हाँ भाई याद रख लो, बट हाँ जहां तक हमसे ट्रिक्स निकलेंगे हम ट्रिक्स निकालेंगे। तुम एक बात देखो, चौथा आवर्त है ना स्कैंडियम, आवर्त है चौथा स्कैंडियम। ठीक है, तुम्हें यह समझ में आता है बस इतनी सी बात कि पहला डी ब्लॉक का तत्व है स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 21। पहला तत्व है स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक है 21। ऑल्दो मैं इसकी भी ट्रिक बना सकता हूं, बट स्टिल अगर ये 21 है तो अब तुम्हें नीचे का सीक्वेंस बताना है चौथे आवर्त के बाद। तो सुनना ध्यान से, हीलियम था प्रथम आवर्त, नियॉन था द्वितीय आवर्त, आर्गन था तृतीय आवर्त, क्रिप्टन था चौथा आवर्त, जीनॉन था पांचवा आवर्त, रेडॉन था छठा आवर्त, ऑर्गेनेसॉन था सातवां आवर्त। याद करो क्या सीक्वेंस होता था, हम बोलते थे 8 8 18 18 32 32, ये हुआ करता था। ठीक है, हमने बोला ये है चौथा आवर्त, ये है पांचवा आवर्त, ये है छठा आवर्त, ये है सातवां आवर्त। ध्यान से देखो, चौथे आवर्त पे परमाणु क्रमांक है 21, तो चौथे से पांचवे पे जाएंगे 18 जोड़ना पड़ेगा, तो यहां भी 18 जोड़ देंगे और आंसर आएगा 39, क्योंकि ये पांचवा आवर्त है। चौथे से पांचवे जाने में 18 जोड़ना पड़ रहा है, पांचवे से छठा आने में क्या करना पड़ रहा है, 32 जोड़ना पड़ रहा है। अगर 32 जोड़ना पड़ता है या 18 जोड़ना पड़ता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से सोचिए। हमने बोला ये चौथा आवर्त है, पांचवा आवर्त है, छठा आवर्त है, सातवां आवर्त है,
इट्रियम से लैंथेनम जाएंगे, हम लगाएंगे यहां पे 57 और 57 से एक्टिनियम आएंगे, हम लगाएंगे यहां पे 89। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, यहां 18 लगा, यहां 32 लगा, यहां 18 लगा, यहां भी 18 लगा और यहां लगा 32। क्लियर है? ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखोगे? आओ थोड़ा पीरियोडिक टेबल पे बात करें। हमने बोला यहां लग रहा है 8, यहां लग रहा है 8, अब इसके बाद यहां 18 लग रहा था और यहां भी 18 लग रहा था, परंतु यहां भी 18 और यहां भी 18 लग रहा है, तो हमने बोला आर्गन से क्रिप्टन जा रहे हैं, 18 आना चाहिए, स्कैंडियम तक 18 तक का हो गया झोल। अब स्कैंडियम से अगले में जा रहे हैं तो 18 आना चाहिए, हमने स्कैंडियम से अगले में जाने में 18 जोड़ दिया, 21 प्लस 18। अब जीनॉन से रेडॉन जाओगे तो 32 आना चाहिए, परंतु यहां थोड़ा झोल है तो 39 में सिर्फ 18 जोड़ने पे ही काम चल जाएगा, जबकि यहां कितने जोड़े जा रहे हैं? 32। तो आपको ध्यान है, मैंने आपको बोला था कि मैजिक नंबर जो है वो एस और पी पे लागू होंगे, डी पे अच्छे से लागू नहीं होंगे। डी पे थोड़ा सा अलग सिस्टम है, और डी पे थोड़ा सा जो अलग सिस्टम है वो क्या है, आपको मैंने अभी अभी दिखाया। डी का सिस्टम ये कहता है, डी का सिस्टम ये कहता है कि हमको कितना जोड़ना चाहिए? 18 18 जोड़ना चाहिए। अगर हमने 18 18 जोड़ा है तो आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहां 18 जोड़ा, यहां 18 जोड़ा, यहां 32 जोड़ा। अगर ये करने पे काम चल गया तो क्या यही यहां भी होगा? तो ये 30 है, 18 जोड़ोगे 48, 18 जोड़ोगे क्या आएगा? 66, और फिर आगे हम चलेंगे। इनको भी कंफर्म कर लेते हैं, इन्हें भी कंफर्म कर लीजिए। 30, 48 और ये है 80। ध्यान से सुनना, 80 क्यों है? यही सिखाना था। ये 80 क्यों है? क्योंकि आपने बोला है ये 66, आपने इसको समझा है 66, परंतु ये 66 ना होके 80 इसलिए होगा क्योंकि यहां पे बीच में आने वाली है लेंथेनॉइड श्रेणी, यहां बीच में आने वाली है लेंथेनॉइड श्रेणी। सर ये तो डी ब्लॉक चल रहा है। हां जी बेटा, डी के बीच में से ही इजाद होगी एक लेंथेनॉइड श्रेणी, और उस श्रेणी की वजह से परमाणु क्रमांक आगे चला जाएगा। इस वजह से मरकरी का परमाणु क्रमांक जो है वो क्या हो जाएगा? 80, ना कि जो आपने सोचा था वो 66। तो इसका लॉजिक भी अभी एफ ब्लॉक में आने वाला है। पर हां, हमें ये पहले पहले तत्व के बारे में सब कुछ पता चला। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अभी जब एफ ब्लॉक सीख लोगे तो ये भी आसान होगा। तो 21 और 30 था, ये है 39 और 48, और ये है 57 से 80। ठीक है, और ऐसे ये 89 से शुरू हुआ है। आगे कहां जाएगा देख लेंगे। यहां तक की बातें सबको समझ में आई क्या? ये समझ में आया क्या? थोड़ा नया है, थोड़ा अलग है, बट समझ आने लायक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम क्या बता दिया, धतूरा सा फैल गया यहां पे, ऐसा नहीं होगा, है ना। 3D 4D 5D 6D, पहले पहले मेंबर, आखिरी आखिरी मेंबर। अभी मैंने इनके कोई विन्यास की बात नहीं करी, अभी मैंने 3D सीरीज को पूरा याद नहीं करा, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है, तत्वों के बारे में बताया है, मैजिक नंबर से अलग व्यवहार होता है ये समझाया है। आपको ये सारी बातें समझ में आई क्या? तो ये रूल लगता है एस और पी पे। डी पे आते आते थोड़े से रूल में चेंज है। ये सारी चीजें समझ में आई क्या? ध्यान से देखो, समझ में आई क्या? ये 80 वाला लॉजिक आज ही की क्लास में समझ आ जाएगा जब लेंथेनॉइड पढ़ लोगे। जब लेंथेनॉइड पढ़ लोगे तो ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसकी आप चिंता नहीं करें। हाँ जी, हाँ भाई, यस, यहां तक ठीक है। हाँ जी, देखें ध्यान से।
हाँ भाई, यहां तक सब कुछ ठीक है क्या? यहां तक सब कुछ ठीक है क्या? ओके, वेरी गुड। अगर यहां तक की सारी बातें ठीक हैं, अगर यहां तक की सारी बातें क्लियर है, तो आइए भाई आगे बात करते हैं। पहले कुछ जनता के डाउट्स देख लें। कुछ लोग थोड़े परेशान हो रहे हैं, क्या परेशान हो रहे हैं उसको देखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है गाइस, बेटा कुछ नहीं पता इसके बारे में। सर लैंथेनम को किस ब्लॉक में रखा गया? डी ब्लॉक। तुम देखो ना, डी ब्लॉक में है 5D में, और एक्टीनियम को 6D में, राइट? डी ब्लॉक में है, यही बात तो समझानी है। ओके, सब गोलमाल है भाई। अब ये पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम। सर लैंथेनॉइड कहां से स्टार्ट और एंड होगा बता दे, नोट्स में मेंशन कर दे। बेटा सब बात करेंगे, लैंथेनॉइड आने तो दो। लैंथेनॉइड क्या होता है? एफ ब्लॉक का होता है भाई, आने तो दे, है ना? अभी तो लैंथेनम आया है। ओके जी। सर मासिक नंबर ओनली पी ब्लॉक पर ही लागू हो रहा है। यस, मैजिक नंबर एस और पी पर लागू हो रहा है, डी पर लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करें। सर बढ़िया समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। यस सर, केमिस्ट्री इज माय फेवरेट, बहुत बढ़िया। चलो ये तो सब सही है। ओके, यहां तक सब कुछ ठीक है ना भाई? चलो बढ़िया। अगर ये समझ में आ गया ये 80 कैसे हो गया अभिषेक, सीखेंगे, डोंट वरी। यहां तक की बात हो गई, आगे बातचीत करते हैं, आगे बातचीत करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। हम अगला पॉइंट ये बोलेंगे, हम अगला पॉइंट ये बोलेंगे, एक्टीनियम तक की सारी बातें हुई हुई है, एक्टीनियम तक की सारी बातें हुई हुई है। अगला पॉइंट हम क्या देंगे? हम बात करेंगे इन डी ब्लॉक के बारे में एक एक करके। हम बात करेंगे डी ब्लॉक के बारे में एक एक करके। तो सुनिएगा ध्यान से, हम बोलेंगे 3D श्रेणी की अगर हम बात करते हैं, 3D श्रेणी की अगर हम बात करते हैं, तो हमने बोला स्कैंडियम से जिंक तक, है ना? स्कैंडियम आपका पहला तत्व है, जिंक आपका आखिरी तत्व है। अगर मैंने 4D श्रेणी की बात करी आपसे, तो मैं बात करूंगा यट्रियम से लैंथेनम तक, यट्रियम से लैंथेनम नहीं, कैडमियम तक, सॉरी। और अगर मैंने आपसे 5D श्रेणी की बात करी, तो हम बोलेंगे ये क्या होगा आपका? लैंथेनम से मरकरी तक। ठीक है, ये आपका क्या होगा? लैंथेनम से मरकरी तक। यहां तक चीजें ठीक है? अगर यहां तक चीजें ठीक है, पहला स्कैंडियम से जिंक है, दूसरा इट्रियम से कैडमियम है, तीसरा लैंथेनम से मरकरी है। अगर ये चीजें हमारी समझ में आ रही हैं, तो हम इनका विन्यास लिखना सीखें। अगर इनका विन्यास लिखना सीखना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे स्कैंडियम जो है ये डी ब्लॉक का पहला तत्व है, तो इसका विन्यास हो जाएगा 3D में पहला इलेक्ट्रॉन और 4s में तो दो है ही। ठीक है, 3D में पहला इलेक्ट्रॉन और 4s में दो है। ये डी ब्लॉक का पहला तत्व था, तो ये है। ये चौथे आवर्त का था, तो इसमें 4s2 है, संयोजी कोष चौथा है। ऐसे ही अगर इट्रियम की बात करेंगे, तो ये 4D श्रेणी का है, तो 4D में पहला इलेक्ट्रॉन 5s में है। और अगर ऐसी लैंथेनम की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे 5D में पहला इलेक्ट्रॉन 6s में है। और इसी तरीके से यदि मैं आपसे एक्टीनियम की बात करूंगा, अगर मैं आपसे एक्टीनियम की बात करूंगा, तो हम एक्टीनियम का विन्यास क्या बोलेंगे? 6D1 7s2, 6D1 7s2। प्लीज देखें ध्यान से, सभी पहले तत्वों का मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। स्कैंडियम 3D1 4s2, यट्रियम 4D1 5s2, लैंथेनम 5D1 6s2, यट्रियम 6D1 7s2। सभी में आखिरी इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जा रहा है, तो ये डी ब्लॉक के हैं। 3D 4D 5D 6D आपके सामने है, वो हमने समझाया। अगर ये समझ में आता है, तो जिंक जो है वो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, 10वें नंबर पे आता है सब में, है ना? अगर 10वें पे आता है, तो जिंक का विन्यास होता है 3D10 4s2। और अगर ये होता है 3D10 4s2, तो ये हो जाएगा 4D10 5s2, और ये हो जाएगा 5D10 6s2। राइट? जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये हो गए पहले पहले, ये हो गए आखिरी आखिरी। सही है? अगर ये समझ में आता है, तो हम एक पॉइंट बोलेंगे, हम एक पॉइंट बोलेंगे जिसका लॉजिक आपको अभी नहीं देने वाला मैं। ठीक है, अभी आपको बस वो लिख के रखना है, लॉजिक 12वीं क्लास में देंगे। हम ये कहेंगे जिंक
कैडमियम मरकरी के अलावा, जिंक कैडमियम मरकरी के अलावा डी ब्लॉक के सभी बाकी तत्व, जिंक कैडमियम मरकरी के अलावा डी ब्लॉक के सभी बाकी तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, जिंक कैडमियम मरकरी के अलावा डी ब्लॉक के सभी बाकी तत्वों को संक्रमण तत्व या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्लियर है? ओके जी। अगर ये सीन मेरे को क्लियर हो गया तो जिंक कैडमियम मरकरी डी ब्लॉक के तत्व हैं, संक्रमण तत्व नहीं है, पर बाकी सभी संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या होता है संक्रमण तत्व? 12वीं क्लास में सीखेंगे, अभी के लिए पॉइंट ध्यान रखो। अगर ये पॉइंट भी आपको ध्यान रहेगा तो हम एक और पॉइंट लिख दें जो जनता ने अभी पूछा भी था चैट में, और उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। हम बोलेंगे लैंथेनम परमाणु क्रमांक 57 एवं एक्टीनियम परमाणु क्रमांक 89 लैंथेनम एवं एक्टीनियम दोनों ही डी ब्लॉक के तत्व हैं। लैंथेनम एवं एक्टीनियम दोनों ही डी ब्लॉक के तत्व हैं। इन्हें एफ ब्लॉक का समझ के कंफ्यूज ना हो। ध्यान से ये भी लिख देता हूं, इन्हें कृपया करके एफ ब्लॉक का ना समझें। इन्हें कृपया करके एफ ब्लॉक का ना समझें। ठीक है जी। अब भाई कृपया ही करनी पड़ती है, तुम लोगों का क्या भरोसा, तुम तो लिखाओगे और कह दोगे मास्टर ने गलत पढ़ाया है, तो ऐसे थोड़ी होता है ना। इसीलिए हम वो जो नीट के पेपर के बाद में दिखाते हैं ना, जो पढ़ाया वही आया, वो यहां भी दिखाएंगे। और अगर तुमने हमारा नाम खराब किया तो हम बता रहे हैं, हम ये लिखा हुआ दिखा देंगे भाई, हम पे नाम नहीं आना चाहिए। सही है? ओके। तो लैंथेनम और एक्टीनियम डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इन्हें एफ ब्लॉक का ना समझे। ठीक है जी। अगर ये बात भी समझ में आती है तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए समझना 3D सीरीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए याद करना 3D श्रेणी को। मैंने बोला बाकी सबके तुम प्रथम और आखिरी याद कर लो, मुझे चलेगा, पर 3D श्रेणी को अच्छे से याद करना बहुत जरूरी है। अगर 3D श्रेणी को अच्छे से याद करना बहुत जरूरी है तो उसके लिए 3D श्रेणी को लिखना बहुत जरूरी है। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। स्कैंडियम पहला होता है तत्व, दूसरा होता है टाइटेनियम, तीसरा होता है वैनेडियम, चौथा होता है क्रोमियम, अगला होता है मैंगनीज, अगला होता है आयरन, अगला होता है कोबाल्ट, अगला होता है निकल, अगला होता है कॉपर, अगला होता है जिंक। ठीक है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्लियर है? अगर ये 21 से लेके 30 तक मेरे सारे तत्व हैं तो हम इसको याद कैसे करेंगे? हम इसे याद करने की ट्रिक बनाएंगे। साइंस टीचर, ध्यान से देखिएगा, साइंस टीचर वंदना कुमारी, साइंस टीचर वंदना कुमारी मनफेकोनी, साइंस टीचर वंदना कुमारी मनफेकोनी क्यों झगड़ती हो। ध्यान से देखना,
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये सारे तत्व आपको याद होने चाहिए, काम आते हैं बहुत ज्यादा। इनमें परमाणु त्रिज्या का क्रम भी इंपॉर्टेंट है, जब पढ़ाऊंगा जब सिखाऊंगा। अभी के लिए आपको याद करने की ट्रिक है, स्कैंडियम मतलब साइंस, टाइटेनियम मतलब टीचर, वैनेडियम मतलब वंदना, कुमारी मतलब क्रोमियम, क्रोमियम मतलब कुमारी, मैंगनीज मतलब मन, आयरन Fe तो फेरस का फे, कोबाल्ट का को, निकल का नी, कॉपर का क्यों, जिंक का झगड़ती हो। तो साइंस टीचर वंदना कुमारी, मन फे कोनी, क्यों झगड़ती हो। इस तरीके से हमने 3D श्रेणी को याद किया। बताओ भाई लोग, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहां तक? प्लीज बताइए। यस, हाँ भाई, प्लीज बताइए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? यस, यहां तक ठीक है सब कुछ? साइंस टीचर वंदना कुमारी, मन फेकोनी, क्यों झगड़ती हो। अहम राजपूत, बेटा मैं जयपुर रहता था, मैं नोएडा में रहता हूं अभी। राइट, ओके, ठीक है जी, यहां तक सब कुछ सही है। तो भाई डी ब्लॉक के तत्वों से भी मैंने आपको मिलवा दिया। याद करने के लिए ये पूरी श्रेणी याद होनी चाहिए, बाकी तत्वों का फर्स्ट लास्ट याद होना चाहिए, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है धीरे धीरे आगे आता जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं, हम सब समझ लेंगे। पर डी ब्लॉक क्लियर हुआ क्या? विन्यास लिखना आया क्या? सब सही है क्या? बेटा मैं साइड में पानी पीने जाता हूं यार, गला सूख जाता है बोलते बोलते। ये देखो पानी की बोतल हमने आधी से भी खत्म कर दी है ज्यादा। राइट, तो हम बोलते बोलते साइड में जाते हैं, पानी पीते हैं, फिर आते हैं। यार शक मत करो भाई, क्या शक कर रहे हो? क्या करूंगा यहाँ पे? है स्टूडियो है, स्टूडियो में कक्षा है, गजब कर रहे हो यार तुम। यस, अब जोर जोर से बोल के पढ़ाते हैं, एनर्जी से पढ़ाते हैं, तो एनर्जी वापस लाने के लिए पानी भी तो पीना पड़ेगा यार, है ना? सही है, ओके। सब अलग अलग जगह से क्लास लेते हैं बेटा, सारे प्रयास जे हिंदी के सब टीचर आएंगे, शैलेंद्र सर और अमित सर एक ही जगह से क्लास लेते हैं, है ना? बाकी पुनीत सर अलग जगह है, मैं अलग जगह हूं। राइट, ठीक है। आप लोगों को ऑर्गेनिक कौन पढ़ाने वाले हैं, पेप सर या दीवान सर? आप लोगों को ऑर्गेनिक कौन पढ़ा रहा है, पेप सर या दीवान सर, या कोई और सर पढ़ा रहे हैं? यस, बताना एक बारी, मुझे याद नहीं आ रहा है। आप लोगों के बैच में ऑर्गेनिक शायद पेप सर पढ़ा रहे हैं जो मुझे लगता है, बाकी कौन पढ़ा रहे हैं एक बार बताइएगा। यस, अरे अरे अहम राजपूत, लगा लिया भाई दिमाग। मुझे एक बात बता, मैम से क्या ऐसे टच करते ही फोन पे बात हो जाएगी क्या? कोई चैट या नंबर भी तो खोलना पड़ेगा ना, इतनी जल्दी कैसे बात होगी? अच्छा पेप सर पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सही, ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ गई? ओके, आगे चले, आगे बात करें। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अगर हमें आगे बात करनी है तो सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। यहां तक की चर्चा हमारी हो गई है, 3D श्रेणी की चर्चा हमारी हो गई है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक से बातचीत हो गई, तो अब बारी आई है एफ ब्लॉक की। अब बारी किसकी आई है दोस्त? एफ ब्लॉक की। तो भैया चलो चैट को करेंगे रवाना, चैट को करेंगे रवाना। अब हमें ध्यान से पढ़ना है एफ ब्लॉक, फिर चलेंगे आगे की बातों पे। तो सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, अगर हम एफ ब्लॉक से बातचीत करते हैं तो भाई एफ ब्लॉक की अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो एफ ब्लॉक का सामान्य विन्यास मैंने आपको याद करवाया था, पिछली क्लास में बताया था, n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 से 1 ns2। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, 3D 4D 5D में क्या हो रहा था कि जो भी संयोजी कोश था उससे पहले वाले कोश में डी का इलेक्ट्रॉन डल रहा था, है ना? जैसे अगर चौथा कोश चल रहा है, चौथा आवर्त है, तो तीसरे आवर्त से डी ब्लॉक शुरू हो गया था, है ना? पांचवा आवर्त था तो चौथे वाले में 4D सीरीज आ गई थी, छठा आवर्त था तो 5D सीरीज आ गई थी। अब की बारी बेटा, जो संयोजी कोश है उसके पहले से पहले वाले कोश का एफ उपकोश काम आता है। जो भी संयोजी कोश है उसके पहले से पहले वाले उपकोश में, पहले से पहले वाले कोश में एफ उपकोश काम आता है। तो यानी कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि बेटा जी मेरे पास में एफ ब्लॉक जो है वो शुरू होता है 4F से। एफ ब्लॉक में मेरे पास में दो श्रेणियां हैं मेरे कोर्स में, एक है 4F श्रेणी, एक है 5F श्रेणी। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मेरे पास
एफ ब्लॉक में एक है 4f श्रेणी, एक है 5f श्रेणी। अगर 4f श्रेणी है और फिर 5f श्रेणी है तो आप बात को समझने की कोशिश करें, बात को थोड़ा ध्यान से देखें। 4f श्रेणी और 5f श्रेणी में जो 4f श्रेणी है ये क्या है? अगर 4f है तो n-2 का मान 4 है ना? अगर n-2 का मान 4 है तो n का मान 6 हो जाएगा क्या? और अगर n का मान 6 हो गया इसका मतलब छठा आवर्त हो गया, क्योंकि जो कोश की संख्या होती है संयोजी कोश वही तो आवर्त होता है। यानी कि एफ ब्लॉक क्या छठे आवर्त से शुरू हो रहा है क्या? हाँ जी, एफ ब्लॉक जो है वो छठे आवर्त से शुरू हो रहा है। देखो ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये जो हरा डब्बा नहीं बना हुआ इसमें छठा आवर्त है, और ये जो पिंक डब्बा है इसमें एक्टिनॉइड्स हैं। तो हम बोलते हैं ये छठे और सातवें आवर्त के तत्व हैं। तो सर ये नीचे क्यों लिखे हैं, यहीं लिख देते। तो बेटा बात ये है कि इन्हें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लेंथेनम डी ब्लॉक वाला है ना उसके कुछ गुणधर्म इन सभी से एक जैसे हैं, इन सभी से मिलते हैं। जो डी ब्लॉक का लेंथेनम है उसके कुछ गुणधर्म इन सभी तत्वों से मिलते थे, तो सर इन्हें डी ब्लॉक का कह देते। पर बेटा इनके विन्यास के हिसाब से ये एफ उपकोश में आ रहे थे, पर इनके गुणधर्म कुछ कुछ लेंथेनम जैसे थे। ऐसे ये जो नीचे इतने सारे तत्व हैं इन सबके गुणधर्म एक्टिनियम जैसे थे, पर विन्यास के हिसाब से ये एफ उपकोश में भरे जा रहे थे। तो हमने कहा कि काम करते हैं, ये बस ये दो ही ऐसी श्रेणियां हैं जो एफ में भरी जा रही हैं, पर इस पूरी श्रेणी के तत्वों के गुणधर्म लेंथेनम जैसे हैं और नीचे वाली श्रेणी के तत्वों के गुणधर्म एक्टिनियम जैसे हैं। तो ऊपर वालों को लेंथेनॉइड नाम दे दिया, नीचे वालों को एक्टिनॉइड नाम दे दिया। और ये यहां नहीं रखे जा सकते थे क्योंकि अचानक से बीच में आ गए। यहां तो डी ब्लॉक चल रहा है मजे से, अचानक से ये इतने 14 तत्व आ गए जिनके गुणधर्म डी से तो अलग हैं पर लेंथेनम से सेम है। बाकी डी वालों से इनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लेंथेनम और एक्टिनियम से लेना देना है। तो इसको लेंथेनम के पीछे लगा दिया गया, इन्हें एक्टिनियम के पीछे लगा दिया गया। अब तुम्हें बोर्ड में पीछे कहां दिखेगा? तो पीछे वालों को मैं नीचे ले आया। तुम्हें बोर्ड में पीछे तो दिख नहीं सकता क्या है, तो मैं पीछे वालों को नीचे लेके आ गया। और ये देखो इस तरीके से हमने नीचे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड लगा दिए। इसीलिए मैंने कहा था लेंथेनॉइड अलग है, लेंथेनम अलग है। लेंथेनम है डी ब्लॉक का तत्व, पर ये सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक जो तत्व हैं ये लेंथेनम से सिमिलर हैं, इसीलिए इन्हें लेंथेनॉइड कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह ये जो थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक है ये एक्टिनियम से सिमिलर हैं, तो इन्हें एक्टिनॉइड कहा जाता है। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एफ ब्लॉक वाले हैं, पर लेंथेनम और एक्टिनियम डी ब्लॉक वाले हैं। बच्चे यहां पे सबसे आगे लेंथेनम एक्टिनियम देख के सोचते हैं कि ये भी एफ ब्लॉक के हैं, तो नहीं लाला ये डी के हैं, जबकि ये बचे हुए सारे जो हैं ये एफ के हैं। ठीक है, ये डी के हैं पर ये जो बचे हुए सारे हैं वो एफ के हैं। बात समझ आई? तो इसीलिए हमने बोला एफ ब्लॉक में दो श्रेणियां होती हैं, 4f श्रेणी और 5f श्रेणी। ठीक है, 4f श्रेणी और 5f श्रेणी। आवर्त संख्या आपको पता चल गई। हमने बोला ये आती है छठे आवर्त में और ये आती है सातवें आवर्त में। ठीक है, ये आती है 6th आवर्त में और ये आती है 7th आवर्त में। ओके जी, 6th आवर्त और 7th आवर्त। 6th आवर्त में तत्व कहां से कहां आते हैं? तो हम बोलते हैं शुरुआत होती है सीरियम से, लेंथेनम का जस्ट अगला। तो लेंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 है, उसके बाद 58 से लेके 71 तक ये है एफ ब्लॉक। अब आपको पता है बीच में ये 14 तत्व आ गए, तो आपने सोचा था मरकरी के लिए 66 आएगा, आपने सोचा था मरकरी के लिए 66 आएगा, पर क्योंकि बीच में वो एक्स्ट्रा 14 तत्व भी आ गए थे तो 66 में 14 ऐड करना पड़ गया, तब जाके मरकरी का नंबर आया 80। हमारे हिसाब से मरकरी में 66 आना चाहिए था, पर हमने 80 क्यों किया? अब आपको समझ आया कि लेंथेनम के पीछे 14 तत्व और एक्स्ट्रा आ गए थे जिन्हें हम यहां नहीं रख सकते थे, उन्हें मैंने नीचे रखा, पर 14 तत्व एक्स्ट्रा आ तो गए, तो उन 14 का परमाणु क्रमांक एक एक से बढ़ तो रहा है, तो यहां तक आते आते 14 और बढ़ जाएगा। तो 66 आपको लगा था, पर एक्चुअली ये क्या है? 80। सही है, क्लियर है? तो ये है हमारे लेंथेनॉइड, जिसमें पहला तत्व है सीरियम, इसका नाम है सीरियम, और इसका नाम है ल्यूटेशियम।
ठीक है जी, इसका नाम है सीरियम, इसका नाम है ल्यूटेशियम। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह अगर मैं 7वें आवर्त पे जाता हूं, अगर मैं 7वें आवर्त की बात करता हूं तो ये है थोरियम। ठीक है, पहला तत्व है थोरियम, एक्टीनियम के जस्ट बाद आता है, तो परमाणु क्रमांक है 90 और ये जाता है आगे लॉरेंशियम तक। कहां तक जाता है? लॉरेंशियम तक। ये होता है, कितना होता है? 103। ठीक है, इसका नाम है थोरियम और इसका नाम है भाई लॉरेंशियम। होगी जी, ये है सीरियम से ल्यूटेशियम तक। इन सब में अपना संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन 4f उपकोश में भरता है। इन सभी में संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन 5f उपकोश में भरता है। कैसे भरता है उसके लिए 12वीं में पूरा चैप्टर आएगा एफ ब्लॉक, जब बात कर लेंगे। अभी तो मुझे सिर्फ इनके नाम याद होने चाहिए सारों के, ये प्रथम आखिरी नहीं, बीच वाले सारों के भी। तो कैसे याद करना है, इन्हें याद करने की एक ट्रिक है हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा। इन्हें याद करने की एक ट्रिक है हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे एफ ब्लॉक है, ये हमारे एफ ब्लॉक है। अगर ये हमारा एफ ब्लॉक है तो ध्यान से देखिएगा, ये नीचे की लाइनों को आप हटा सकते हैं। नीचे का ये जो दिया हुआ है इसको आप हटा सकते हैं, कुछ काम का नहीं है। एक सेकंड रुको, ये जो दिया हुआ है इसको हम हटा देते हैं। अरे अरे सर, क्या रंग पुताई करी है सर आपने। हाँ, आप दिवाली पे अपने घर में आप ही करते होगे सर कलर। हाँ बेटा, पैसे बचाता हूं ना मैं, है ना, बनिया बुद्धि, यू नो। जो काम मैं खुद कर सकता हूं वो मैं किसी और से नहीं करवाता। ठीक है, तो देखना ध्यान से, अब आगे क्या बोलेंगे। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, सुनिए ध्यान से। हमने बोला लेंथेनॉइड, ये है लेंथेनॉइड। क्यों है ये लेंथेनॉइड? क्योंकि लेंथेनम के पीछे है। और लेंथेनॉइड के लिए जो सिंबल यूज होता है उसे कहते हैं एलन। ध्यान से देखो, La का मतलब है लेंथेनम, ये तो तत्व है। ठीक है, पर ये जो सीरियम से ल्यूटेशियम तक का पूरा ग्रुप है, इन्हें कहा जाता है लेंथेनॉइड्स, क्योंकि ये लेंथेनम के पीछे हैं और इनका नाम है एलन। इनका नाम क्या है? एलन। सही है, बहुत अच्छी बात है। एलन, एलन एक जनरल नाम है सारे लेंथेनॉइड का। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो ध्यान से सुनना। सीरियम, प्रिसोडाइमियम, नियोडाइमियम, परमियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, आगे आगे ऐसे करते करते ल्यूटेशियम तक आप पहुंच जाते हो। नाम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। हम इसको याद करने की ट्रिक बना लेते हैं, सुनना ध्यान से। सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई। ध्यान से देखो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई। मैं सीरियम से शुरू हुआ था, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, मैं समेरियम तक आ गया। ठीक है, यूं ही ऊपर लिख देते हैं, यूं ही जीडी का मतलब गदगद, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, यूं ही गदगद तब दिल हुआ। तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई, मैं समीरियम तक आ गया। यूं ही गदगद तब दिल हुआ, मैं होल्मियम तक आ गया। और तुम लाजवाब, और तुम लाजवाब लगते हो। देखो भैया, और तुम लाजवाब लगते हो। इटर्बियम को मैंने लाजवाब बोला और लगते हो को मैंने ल्यूटेशियम बोला, लगते हो को मैंने ल्यूटेशियम बोला। तो ध्यान से सुनिएगा इसकी ट्रिक। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, मैं समीरियम तक आ गया। यूं ही गदगद तब दिल हुआ, मैं होल्मियम तक आ गया। और तुम लाजवाब लगते हो, मैं ल्यूटेशियम तक आ गया। ठीक है, गैडोलिनियम यहां पे पढ़ना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट होता है। जब 12वीं में पढ़ेंगे तो और अच्छे से बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। जीडी बोले तो गैडोलिनियम। ओके, ठीक है। तो आपको 4F श्रेणी समझ में आ गई क्या? लेंथेनॉइड श्रेणी याद हो जाएगी क्या? अगर ये याद हो जाएगी तो आओ 5F श्रेणी पे भी चलते हैं।
5F श्रेणी क्या है, यहां से ध्यान से देखिएगा। हमने बोला थोरियम है पहला तत्व, हम बोलते हैं थोड़े पापड़, थोरियम मतलब थोड़े, पापड़ यू नापो, थोड़े पापड़ यू नापो। मैं नेपच्यूनियम तक आ गया। पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। मैं बर्केलिनियम तक आ गया। थोड़े पापड़ यू नापो, नेपच्यूनियम तक आ गया। पुराने आम कम बिकेंगे, बर्केलिनियम तक आ गया। कैफे में ऐसे फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ। मैं फर्मियम तक आ गया। मैडम नाश्ता लाओ, मैं लॉरेंशियम तक आ गया। ठीक है जी, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। मैडम नाश्ता लाएगी, ध्यान से सुनिएगा। थोड़े पापड़ यू नापो, नेपच्यूनियम तक आ गया। पुराने आम कम बिकेंगे, बर्केलिनियम तक आ गया। कैफे में ऐसे फरमाओ, फर्मियम तक आ गया। मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है जी, तो ये एक्टिनॉइड्स है, वो लेंथेनॉइड्स हैं। बाकी आपको एक बार एनसीईआरटी से इनके नाम देखने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से इनके नाम जरूर चेक करें, आपके पास में इंपॉर्टेंट है इनके नाम आपको देखना। क्लियर है, इनके नाम जरूर चेक करें, इंपॉर्टेंट है इनके नाम, एक बार देख लीजिएगा, नजरों से निकाल लीजिएगा ताकि आपका काम बन जाए। एक कंफ्यूजन और है, मैंने सब बता दिया। एक कंफ्यूजन और है हाइड्रोजन को लेके। देखो, आपकी एनसीईआरटी ये पीरियोडिक टेबल दिखाती है और हम एनसीईआरटी को सबसे सही मानते हैं। जो मैंने आपको शुरुआत में आवर्त सारणी दिखाई थी वो ये थी, है ना। 90% जगहों पे यही दिखती है, हाइड्रोजन को यहां लगा दिया जाता है। इससे लोगों को लगता है कि यह एस ब्लॉक का तत्व है। आजकल इसको एस ब्लॉक का मान भी लिया गया है क्योंकि 1s1 है। पर बेटा हाइड्रोजन को लेके काफी कंफ्यूजन रहा है हमेशा से, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना, इसके कुछ गुण धर्म तो विन्यास के हिसाब से वर्ग नंबर 1 से मेल खाते हैं, कुछ गुण धर्म तो विन्यास के हिसाब से 1s1 है तो वर्ग 1 जैसा लगता है, और इसके कुछ गुण धर्म वर्ग नंबर 17 जैसे हैं, हैलोजन जैसे हैं। क्यों ऐसे हैं? क्योंकि हैलोजन जो है वो है NH2NP5। उनके संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, उन्हें स्थायी होने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अष्टक पूरा हो जाएगा। वैसे ही हाइड्रोजन कभी अष्टक पूरा नहीं करता, हाइड्रोजन द्विलक पूरा करता है। तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, द्विलक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन कहता है मुझे हैलोजन की तरह 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और मेरा विन्यास 1s1 एस ब्लॉक जैसा है। तो क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन की कुछ इश्यूज एस ब्लॉक जैसे हैं, कुछ इश्यूज हैलोजन जैसे हैं, तो इसलिए हाइड्रोजन की जगह क्लियर नहीं हो पाई कि इसको यहां रखे कि वहां रखे। परंतु अब आजकल फाइनल एडजस्टमेंट हो गया है, इसे एस ब्लॉक में ही मान लिया गया है। बट स्टिल एनसीईआरटी ये कहती है कि भाई कंफ्यूजन अभी भी था तो सही, एग्जैक्ट क्लैरिटी किसी के पास नहीं है, तो हाइड्रोजन को बीच में रखा हुआ है। सही है जी, बात समझ आई? ओके। अगर ये बात अच्छे से समझ में आती है, अगर ये बात अच्छे से समझ में आती है तो हाइड्रोजन की पोजीशन वाली पॉइंट को नोट कर लेना अपनी लैंग्वेज के हिसाब से कि इसको बीच में इसलिए रखा है क्योंकि इसकी विन्यास के हिसाब से तो वर्ग नंबर 1 में जगह होनी चाहिए, और इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के सामर्थ्य के हिसाब से इसे द्विलक पूरा करना है, बाकियों को अष्टक पूरा करना है। तो वर्ग नंबर 17 के साथ इसके गुण मेल खाते हैं, तो वर्ग नंबर 1 या वर्ग नंबर 17 का कंफ्यूजन दूर ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसको सब जगह से हटा के बीच में लगा दिया। परंतु अब इसको वैसे जनरली क्या कहा जाता है कि इसको कॉर्नर में लगा दो वर्ग नंबर 1 के साथ। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान से सुनना बेटा जी, नाइट्रोजन का जो परिवार है, इसे एक और नाम से बोला जाता है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, पी साइलेंट रहता है, निक्टोजन्स। क्या कहा जाता है? निक्टोजन्स। पी साइलेंट रहता है मतलब जहरीले पदार्थ, पॉइजनस, ये होते हैं जहरीले तत्व, पॉइजनस। ठीक है। इसी तरह जो ऑक्सीजन फैमिली होती है,
ऑक्सीजन वाला जो परिवार है उसे कहा जाता है चैल्कोजेंस। जो ऑक्सीजन वाला परिवार है उसे कहा जाता है चैल्कोजेंस। कहीं तुम्हें नोट्स में या किसी और बुक में कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो तुम्हें यह नहीं सोचना कि हमें क्यों नहीं बताया सर ने। चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस वो होते हैं जो आपके ओर बनाते हैं। ओर क्या होते हैं याद करो, एक चैप्टर होता है क्या, हम लोग बोलते हैं ना कौन सा, मेटलर्जी। मेटलर्जी जब पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ा जाता है ओर। ठीक है, ओके जी। और इसी तरह जो फ्लोरीन फैमिली है उसे कहा जाता है हैलोजेंस। इसे कहा जाता है हैलोजेंस। ठीक है, लवण बनाने वाले तत्व होते हैं। सही है, ओके। और सर और क्या होता है, तो बेटा वो चैप्टर नहीं पढ़ते तत्वों का धातु क्रम, है ना, वहां खनिज पढ़ते हैं हम लोग, खनिज पदार्थ होते हैं मिनरल, और खनिज के अंदर से जो बेस्ट होता है वो होते हैं और। ठीक है जी, तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। एक और चीज आप देखिएगा, डी ब्लॉक वालों को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। इसी तरह एस और पी ब्लॉक वालों को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, की ये रिप्रेजेंट करते हैं। एस एंड पी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, ये याद रखने की बातें हैं, ये याद रखने की बातें हैं, एस एंड पी ब्लॉक के तत्वों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। एस एंड पी ब्लॉक के तत्वों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। ये कुछ याद रखने की बातें हैं जो मैंने इस पेज पे लिखी है। आई होप यहां तक हम साथ साथ हैं क्या, जल्दी बताना भाई लोग, यहां तक हम साथ साथ हैं क्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। एनसीईआरटी बुक करना बहुत जरूरी है। जतिन शर्मा, मैं एक बात बता दूं, अयस्क बोलते हैं, यस अयस्क बोलते हैं, मुझे याद ही नहीं आ रहा था, खनिज और अयस्क, है ना। ठीक है बेटा जी, एक बात सुनिएगा, अकार्बनिक रसायन के लिए कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे नोट्स पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी भगवान है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एनसीईआरटी के अलावा कभी कुछ नहीं पूछा गया है, आज तक का रिकॉर्ड है। ऑल्दो मैं मेरी क्लास में जो भी पढ़ाऊंगा मैं इंश्योर करता हूं कि मैं एनसीईआरटी के सारे पॉइंट कवर कर लूं, बट स्टिल एक बार एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ने के लिए पढ़ ली जाए तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अभी कल की क्लास के बाद से मैं खुद आपको बोला करूंगा कि एनसीईआरटी का इतना पार्ट पढ़ के आओ, एनसीईआरटी का इतना पार्ट पढ़ के आओ खुद से। ठीक है, ओके जी, पक्का जी, बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आई क्या, इतना सब कुछ समझ में आया क्या? अगर ये सब क्लियर है, अगर ये सब क्लियर है तो हम आगे बात करते हैं। और का मतलब होता है अयस्क। जो बच्चे अयस्क, ठीक है, प्लीज देखे ध्यान से, पानी पी लेते हैं फिर आगे बातचीत करते हैं। यस, यस, हाँ जी, हाँ भाई, एक सेकंड बच्चा। ठीक है भाई, अब हम लोग शुरू करेंगे थोड़ी आगे की बातें।
आपको हर तरीके का तत्व ध्यान है, आपको हर तत्व का नाम ध्यान है ना, आपको हर तत्व का नाम ध्यान है। अगर हर तत्व का नाम ध्यान है तो बेटा जी हमारे पास ना एक चीज आई। क्या चीज आई? आईयूपीएसी ने एक नया नियम निकाला और इस पे उसने सवाल भी पूछे कि अगर कुछ तत्व ऐसे हों जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा हो, अगर कुछ तत्व ऐसे हों जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा हो, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? अगर कुछ तत्व ऐसे हों जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा हो, तो आजकल इनके आईयूपीएसी नाम बड़े पूछे जाते हैं। ठीक है, आजकल इनके आईयूपीएसी नाम, नहीं मोनू बेटा पानी पी रहा था भाई, उनके आईयूपीएसी नाम पूछे जाते हैं। सही है, तो उसके लिए कुछ रूल है। जैसे अगर मैंने बोला किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है 105, तो बताओ इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है 113, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? अगर किसी तत्व का नाम है 120 परमाणु क्रमांक, तो इसका नाम क्या होगा? ओरिजिनल नाम अलग होते हैं, बट हमें आईयूपीएसी देखना है। अहम राजपूत मेटलर्जी एडवांस के लिए ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, परंतु एडवांस तक पहुंचो तो सही बेटा, पहले मेंस में नहीं आएगा तो अभी बात नहीं करेंगे। सही है भाई, कोई मैडम होगी तो बात करेंगे ना, हम सिर्फ अपनी मम्मी से बात करते हैं। ठीक है, ओके, सुनो ध्यान से। तो हमने बोला 105, 113, 120, इस तरीके का कोई भी तत्व हो उसका नाम कैसे बताएंगे? तो आईयूपीएसी ने कुछ रूल निकाले हैं जो हमको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आईयूपीएसी ने कुछ रूल निकाले हैं जो हमको ध्यान रखने हैं। ध्यान से सुनिएगा, है ना। 0 है तो उसका नाम होगा नील। अगर 0 है कहीं पे तो उसका नाम होगा नील। ठीक है, अगर 1 है कहीं पे तो उसके लिए लिखेंगे उन। अगर 2 है कहीं पे तो उसको लिखेंगे बाय। अगर 3 है कहीं पे तो उसको लिखेंगे ट्राई। 4 है कहीं पे तो उसको लिखेंगे क्वाड। 5 है तो लिखेंगे पेंट। 6 है तो लिखेंगे हेग्स। 7 है तो लिखेंगे सेप्ट। 8 है तो ऑक्ट। 9 है तो एन। और इसी के आगे इन सबका जो पहला लेटर है वही इनके संक्षिप्त रूप है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हमने कोई नाम लिखने का ट्राई करना है तो हमें कुछ नहीं करना, इनके हिसाब से सारे नाम लिख देने हैं और एंड में लगा देना है ईएम। जैसे मैंने बोला 105, अगर Z का मान है 105 तो इसका नाम क्या होगा? तो बेटा 1 का मतलब उन, 0 का मतलब नील और 5 का मतलब पेंट। तो इसका नाम हो जाएगा उन प्लस नील प्लस पेंट और एंड में हम क्या लगा देंगे? ईएम। तो हमारा नाम हो जाएगा उन नील पेंटियम। उन नील पेंटियम। क्लियर है? अगर मुझे इसका सिंबल बताना है तो भाई यहां से U उठाया, यहां से N उठाया, यहां से P उठाया, तो सिंबल हो जाएगा UNP। सिंबल हम क्या लिखा देंगे इसका? UNP, संक्षिप्त रूप। ठीक है, अगर इसी तरीके से मुझे बात करनी है 113 की, सपोज करो मुझे बोला कि परमाणु क्रमांक है 113, बताओ इसका नाम क्या होगा? हाँ जी, बताना जल्दी से। ये लिखो, और लिख रहा हूं मैं नीचे। इन तीनों के आईयूपीएसी नाम और इनका संक्षिप्त रूप। यस, हाँ जी, इन टॉपिक्स के आईयूपीएसी नाम और इनके संक्षिप्त रूप दोनों बताने हैं। कैसे बताओगे? जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई, जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई। यस, हाँ जी, जल्दी जल्दी ट्राई करें प्लीज। यस, डिस्कस करें क्या? आइए भाई डिस्कस करते हैं। हम बोलेंगे 113, तो उन ट्राइयम, हम बोलेंगे उन प्लस 3 का मतलब हो गया ट्राई और एंड में हम लगा देते हैं ईएम। तो हमारा नाम आ जाएगा उन ट्राइयम। उन ट्राइयम। अगर हम सिंबल लिखेंगे तो सिंबल हो जाएंगे UUT। ठीक है, सिंबल ये VUT नहीं समझना भाई, इसको UUT। ओके, बढ़िया। 129, अगर मैं 129 की बात करता हूं तो ये हो जाएगा उन प्लस बाय प्लस N। उन
प्लस बाय प्लस एन। तो बेटा जी इसका मतलब क्या हो जाएगा, और एंड में क्या लग जाता है, ईएम। तो हम बोलेंगे उन बाय एनियम, उन बाय एनियम, यानी कि सिंबल हो जाएगा यूबीई, सिंबल हो जाएगा यूबीई। ध्यान से देखना, यून, अच्छा ये एन है कि नहीं, ये यू होगा, मिसप्रिंट है, ठीक है जी, यूबीई, एन नहीं होगा, वो यू होगा। क्लियर है, बढ़िया। अगला सुनना 130, तो हम बोलेंगे उन ट्राई, जीरो की वजह से निल, और एंड में हो जाएगा ईएम। तो हम बोलेंगे उन ट्राई निलियम, उन ट्राई निलियम, यूटीएन, उन ट्राई निलियम, यूटीएन। क्लियर है, पक्का जी, ओके, सही है। तो किसी भी तत्व का आईयूपीएसी नामकरण आप कर लोगे, किसी भी तत्व का आईयूपीएसी नामकरण आप कर लोगे, किसी भी तत्व का संक्षिप्त में आप सिंबल बना लोगे, राइट। तो एक पोल शुरू करते हैं, मुझे जल्दी से बताइए कितने बच्चों को आज की क्लास एकदम मक्खन लगी। यस, कितने बच्चों को आज की क्लास में एकदम मजा आ गया, आज की क्लास एकदम मक्खन लगी, जल्दी बताना भाई। यस, अगर ये अच्छा रिजल्ट आएगा इसका, अगर इसका अच्छा रिजल्ट आएगा तो भाई फिर एक बढ़िया सा सवाल करवाएंगे, एक बढ़िया सा सवाल करवाएंगे, जल्दी। यस, हाँ भाई, यस। कितने बच्चों को अभी तक सब समझ में आ रहा है, आज की क्लास एकदम मक्खन लग रही है, बढ़िया से अच्छे से आ रहा है। यस, हाँ जी, हाँ जी। मैं 12th में पढ़ाऊंगा से मेरा मतलब यह है कि जब मैं 12th वाले टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, अभी मैं 11th का टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना भाई, सिंपल सी बात है। 7 को सेप्ट बोलते हैं बेटा, हेप्ट ऑर्गेनिक में बोला जाता है, ठीक है, हेप्ट जो है वो ऑर्गेनिक में बोला जाता है, यहां पे सेप्ट बोलते हैं। सही है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अगर यहां तक सब अच्छे से समझ में आ रहा है तो अब शुरू करते हैं आगे की बात, शुरू करते हैं आगे की बात। एक आखिरी चीज देखनी है हमको, फिर हम क्लास पैकअप करेंगे, 15 मिनट बचे हैं। ध्यान से सुनो, एक स्पेशल टाइप के सवाल करने बताता हूं, बट उससे पहले देखिए भैया कक्षा का क्या हाल है। तो कक्षा का हाल तो कुछ ऐसा है कि 95.7% बच्चे कह रहे हैं मस्त हो गया सब कुछ, बहुत बढ़िया, बहुत सही, ओके। चलो आगे एक नए टाइप का सवाल करते हैं, एक नए टाइप का सवाल करते हैं। क्वेश्चन क्या आता है देखना ध्यान से, क्वेश्चन एक नए तरीके का बताते हैं आपको। हमें कहा जाता है, हमें कहा जाता है, एक तरीके का सवाल देखो जो एग्जाम में आता है, Z का मान 37 वाले परमाणु का या तत्व है, Z इक्वल टू 37 वाला तत्व आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में कौन से वर्ग एवं आवर्त में होगा, कौन से वर्ग एवं आवर्त में होगा। बेटा ऐसे सवाल आजकल जेई मेंस बहुत पूछ रहा है, ऐसे सवाल आजकल जेई मेंस बहुत पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे ये वाला सवाल, ध्यान से सुनो, एक बड़ा आसान तरीका बताता हूं। मैजिक नंबर सिखाए थे आज, बस मैजिक नंबर का ही खेल है। आप ध्यान से देखो, आपको यह पता है कि आवर्त सारणी के अंदर 18 वर्ग होते हैं 1 से लेके 18 तक, ये बात आप मानते हो, 1 से लेके 18 तक वर्ग होते हैं। 18 में आपको यह पता है हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ऑर्गेनेसॉन है। कोई तत्व 18वें वर्ग के बाद अगला परमाणु क्रमांक किधर आएगा, सीधा वर्ग नंबर 1 में, क्योंकि 19वां वर्ग तो कोई है नहीं। तो हर आवर्त सारणी में चक्कर कैसे लगते हैं, हाइड्रोजन से हीलियम, फिर घूम के लिथियम से नियॉन, फिर घूम के हम कहां पे आएंगे, सोडियम से आगे, फिर घूम के आगे आएंगे। इस तरीके से हम ऐसे चक्कर काटते हैं। 18वें वर्ग के बाद सीधा प्रथम वर्ग आता है। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। हमें यह पता है, हमें यह पता है कि यह है 2, यह है 10, यह है 18, यह है 36, यह है 54,
ये है 86 और ये है 118। अब आपको क्या करना होता है, सिर्फ ये ध्यान रखोगे ना, आपका सारा काम बन जाएगा। आपसे कौन सा z बोला है, 37। तो बेटा ये देख लो वो इससे कितना पहले या बाद में आएगा, 37 है, तो उससे जस्ट पहले वाली अक्रिय गैस चेक करो। अगर मैंने z 120 बोला होता तो उससे जस्ट पहले वाली अक्रिय गैस है 118। अगर मैंने z 85 बोला होता तो जस्ट पहले वाली अक्रिय गैस कौन सी है, 54। ठीक है, मैं ऐसे बात करता, ध्यान से देखना। अभी मैंने z 37 बोला है, तो हमने बोला अगर z 37 है तो हम बोलेंगे कि ये है 36। ठीक है, ये है प्रथम आवर्त, ये है द्वितीय आवर्त, ये है तृतीय आवर्त, ये है चौथा आवर्त, ये है पांचवा आवर्त, ये है छठा आवर्त और ये है सातवां आवर्त। ये मैंने आवर्त संख्या बता दी आपको। राइट, बढ़िया। अब आप देखो 36वां तो वर्ग नंबर 18 में आ रहा है, आपको दिख रहा है, तो 37वां घूम के कहां आएगा, वर्ग नंबर 1 में ही आएगा। 37 वाला वर्ग नंबर कौन से में आएगा, 1 में ही आएगा, क्योंकि भाई 36 के बाद तो सीधा कहां आना बनता है, 1 में आना बनता है। और आपको एक बात और समझा दूं, अगर 37 नंबर यहां आएगा 36 के बाद घूम के, तो वो कौन से आवर्त में जाएगा, 5वें में, क्योंकि चौथा आवर्त तो पूरा हो गया, तो ये कौन से आवर्त में जा रहा होगा, 5वें आवर्त में जा रहा होगा। और क्योंकि ये वर्ग नंबर 1 में आ रहा है, तो आपको दोनों जगह से ये समझ में आया कि वर्ग संख्या होगी 1 और आवर्त संख्या क्या होगी, 36 के अगली वाली लाइन, यानी कि 5वां आवर्त। अगर कोई आपसे विन्यास पूछे तो वर्ग नंबर 1 है तो ns1 होता है, और आवर्त संख्या पता चल गई तो n का मान पता चल गया, तो विन्यास हो जाएगा 5s1। संयोजी कोश विन्यास क्या हो जाएगा बेटा, 5s1। राइट, ठीक है। तो वर्ग पता चल गया, आवर्त पता चल गया, विन्यास पता चल गया। कोई कहते संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, ये पता चल गया। तो ऐसे करके आपका काम चल जाता है। सिर्फ ये लाइन पता होनी चाहिए, तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने एक और सवाल बोला, ध्यान से देखना, ये सेम सवाल है, बस मैं परमाणु क्रमांक चेंज कर रहा हूं। सेम सवाल है, z इक्वल टू, हमने बोला z इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, 31। आपको बताना है वर्ग कौन सा, आपको बताना है आवर्त कौन सा, आपको बताना है विन्यास संयोजी कोश का। प्लीज ध्यान से देखें कैसे करेंगे ये, प्लीज ध्यान से देखिए कैसे करेंगे ये। हमने बोला क्या चीज, अगर z इक्वल टू 31 है, अगर z इक्वल टू 31 है, तो फिर से आ जाओ भाई यहां। आपको दिख रहा है 31 के आसपास कौन है, 18 या 36, 36। तो 36 है वर्ग नंबर 18 में, है ना, 18 में है 36, तो 17 में कौन होगा, परमाणु क्रमांक 35। तो ये हो गया 34, ये हो गया 33, ये हो गया 32 और ये हो गया 31। इसी सीक्वेंस में पीछे आ रहे होंगे। तो अगर 36 वाला 18 में है, ये 17 में है, ये 16 में होगा, ये 33 वाला 15 में होगा, 32 वाला 14 में होगा और 31 वाला 13 में होगा। तो हमने बोला वर्ग संख्या तो है 13, यानी कि बोरॉन परिवार का सदस्य होगा। इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक है। अगर वर्ग संख्या 13 है तो अब ये देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये क्रिप्टन है, कौन से आवर्त का है, चौथे आवर्त का है। और मैं चौथे आवर्त में पीछे 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 ही तो आ रहा हूं। अगर पीछे 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 आ रहा हूं तो आवर्त तो सेम ही रहेगा। तो आवर्त कौन सा हुआ, चौथा। वर्ग नंबर 13, आवर्त नंबर 4। अब अगर विन्यास पूछा है तो बोरॉन परिवार है, बोरॉन परिवार का विन्यास क्या होता है, NH2NP1, क्योंकि P ब्लॉक का पहला परिवार है। इतनी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, सब कुछ हलवा नहीं होगा, हम ट्रिक सीख सकते हैं बट दिमाग के साथ। तो NH2NP1, तो बेटा अगर आवर्त संख्या 4 है तो आपका संयोजी विन्यास क्या हो जाएगा,
4s2 4p1। विन्यास क्या हो जाएगा? 4s2 4p1। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 4s2 4p1। क्लियर है? अगर 4s2 4p1 कोई कहिए तत्व कौन है, तो सोचो चौथे आवर्त में कौन आएगा? तो बेटा तीसरे में बोरॉन आता है, मतलब सॉरी दूसरे में बोरॉन आता है, तीसरे में एल्यूमिनियम आता है, चौथे में कौन आता है? गैलियम। तो भाई ये तत्व कौन है भैया? गैलियम। तो आपसे कुछ भी पूछ ले वो आप बता सकते हो, आपसे कुछ भी पूछ ले वो आप पूरी कुंडली बता सकते हो उस बारे में, कुछ भी पूछ ले। बताओ भाई समझ में आया क्या? बताओ भाई समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? जल्दी बताइए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। बताइए भाई। आवर्त 4 वर्ग 13, ऐसे कोई भी बता दोगे क्या? ऐसे कोई भी बता दोगे क्या? देखो भाई ध्यान से, आसान चीज है। अगर आवर्त सारणी समझ में आ गई तो तुम कोई भी तत्व के साथ खेल सकते हो, कुछ भी आ जाए चाहे। राइट? ठीक है, बढ़िया समझ में आया? ओके, अगर ये समझ में आया तो अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल आपके लिए। Z इक्वल टू 120 वाले सदस्य की ये आवर्त सारणी में कौन से वर्ग में होगा? एक तत्व है जो अभी तक आया नहीं है, हमें 118 तक ही तत्व पता है, हमने एक अपनी मर्जी से माना Z इक्वल टू 120। अगर 120 परमाणु क्रमांक वाला तत्व कोई होता तो बताओ वो कौन से वर्ग में आता, ये बताना है। यस, जल्दी बताएं। अगर Z इक्वल टू 120 वाला कोई तत्व होता तो वो कौन से वर्ग में आता, ये बताना है। ट्राई करें फटाफट, ट्राई करें फटाफट। यस, हमें आंसर मिलने लग गए हैं। इसका आंसर होगा वर्ग संख्या 2। आंसर होगा वर्ग संख्या 2। कैसे? क्योंकि भाई तुम्हें यह बात समझ में आनी चाहिए कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिसॉन, ये है वर्ग नंबर 18 और ये है परमाणु क्रमांक 118। तो 118 के बाद 119 सीधा वर्ग नंबर 1 में जाएगा और 120 वर्ग नंबर 2 में जाएगा। तो हमको पता है 120 यहां आएगा और ये वर्ग नंबर 2 का होगा। कोई इसका आवर्त पूछेगा तो क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त हो गए, 8वें आवर्त का होगा। कोई इसका विन्यास पूछे संयोजी कोश तो क्या बोलोगे? 8s2 होगा। और कोई इसका अगर IUPAC नाम पूछे तो क्या बोलोगे? उन बाय यम, उन बाय यम, है ना, उन बाय नीलियम। उन बाय नीलियम यानी कि UBN, उन बाय नीलियम UBN। सही है साहब? समझ में आई बात? तो जो भी अभी तक आपको इस चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, मैंने सब कुछ बता दिया क्वेश्चंस के थ्रू। जो भी मैंने अभी तक आपको बताया था, मैंने पढ़ाया था, अभी तक 3 लेक्चर्स में जो भी सीखा था, उस सबका सार आ गया इस सवाल के अंदर। ठीक है? क्लियर है? हां, अभी तक 7 होते हैं, इसीलिए तो मैंने बोला ये एक इमेजिनरी परमाणु है, काल्पनिक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 120 है। एक काल्पनिक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 120 है। अब किसी बच्चे ने कहा है Z इक्वल टू 99 क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ध्यान से सुनो। आप यहां पे देखो, ये है 86, ठीक है। 99 की बात जैसे ही आ जाती है तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए क्या, कि भाई हमें इतना सा ध्यान रखना है कि 58 से 71 आते हैं तीसरे वर्ग में, ठीक है, और छठे आवर्त में, क्योंकि ये होते हैं लेंथेनॉइड। और आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि 90 से 103 वाले जो हैं ये आते हैं चौथे वर्ग में और 7th आवर्त में, क्योंकि इनका नाम होता है एक्टिनॉइड। तो इनके लिए कोई भी पूछ ले तो इतना दिमाग तो हमारा चलता ही है, ये बात तो हमने पढ़ी है।
तो 99 वाला जो है वो एफ ब्लॉक का तत्व है, वो चौथे वर्ग में आएगा, वो सातवें आवर्त में दिखाई देगा। दैट्स इट। ठीक है, अगर 130 पूछ ले जेके शर्मा तो 130 बता देंगे यार, क्या दिक्कत हो गई। देखो ध्यान से, 120 के बाद 130 जानने में बता तो सकते हैं, बट दिक्कत यह है कि एक्टिनॉइड के बाद की कोई श्रेणी अभी तक बनी नहीं है, तो अभी वहां गड़बड़ आ सकती है, तो 6F सीरीज पे जाना पड़ जाएगा, हो सकता है, वो हम अभी नहीं कर सकते। ठीक है, वो हम अभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आपसे जितने सवाल उसने ये मेंस में पूछा था वो मैंने आपको बता दिया, 120 122 तक ही पूछा है। ठीक है, चलो यहां तक सब सही है। ओके, चलिए जी, बहुत पढ़ेगा, हलवा कुछ भी नहीं पड़ेगा, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, हर चीज हलवा नहीं लग सकती। ठीक है, हर चीज हलवा नहीं लग सकती। क्लियर है, दिमाग लगाना पड़ता है तभी सवाल बनते हैं। आपको डीपीपी में ऐसे बहुत सारे सवाल दूंगा मैं, आप लोग उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आइएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे कुछ नई चीजों के बारे में। अभी मैं बस ये बोलूंगा, रिवाइज करके आना अच्छे से। अगली क्लास से आपको डीपीपी मिला करेगी, अगली क्लास से आपको डीपीपी मिला करेगी, ताकि जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम अच्छे से अप्लाई कर सके और प्रैक्टिस भी कर सके। ठीक है जी, चलिए, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।